ध्यान मुद्रा में दीर्घ सांस लेते हुए 3 बार ओंकार करेंगे। नमस्कार मुद्रा में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मैम। नमस्कार, सभी को प्रणाम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जब हम हाथ रब करते हैं ना, तो थोड़ा तेजी से रब करके और फिर इसको आईज के ऊपर लगा के 2 मिनट रखिए, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि जो इसकी गर्माहट है ना, इससे हमारी आईज को रिलीफ मिलता है। आई मसल्स रिलैक्स होते हैं और नेत्र ज्योति भी हमारी बढ़ती है। वैसे भी रिलैक्सेशन, और मैंने एक दिन पहले भी बताया था, आंखें सुंदर हो जाती हैं इससे। ठीक है जी मैम। यही एक्सरसाइज है कल की। अब हमने उस दिन जो पढ़ा था उसमें हमने पीठ का दर्द, बवासीर, पांवों वगैरह की सूजन के बारे में पढ़ा था। दौरे पड़ना, बदन में ऐंठन वगैरह, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था मिर्गी के दौरे, कि मिर्गी के दौरे क्या होते हैं। तो लगभग जी मिर्गी के दौरे लगभग लगभग एक जैसे ही हैं ये हमारे सारे। बस इसमें थोड़ा सा, ये मिर्गी जब कभी भी एक बार किसी को हो जाती है मिर्गी की बीमारी, तो वो फिर आजीवन चलती है। लाइफ लॉन्ग डिजीज है ये, कि एक बार हो गया तो इट मीन्स अब ये चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से मिर्गी के ये दौरे हैं कि एक बार आ जाएं तो शरीर के अंदर, हमारे शरीर पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट दिखाई देता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ घंटे के बाद हो जाते हैं, कुछ महीने के बाद भी हो सकते हैं, कुछ दिनों के बाद भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, सालों तक पता ही नहीं पड़ता हमें कि वो बीमारी है भी। हम सोचते हैं खत्म हो गई है, पर वो वापस रिवर्स आ जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टाइम तक इस तरह से पड़ी रहती है वो बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में, कि मालूम ही नहीं पड़ता कि आपको वो बीमारी है भी। बट वो जैसे ही रिवाइज होके आती है तो हमें पता पड़ता है कि हाँ, ये अभी भी है। बस इस चीज से कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी दवाइयां बंद कर दें, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसे बंद कर दें, या रोगी का ध्यान ना रखें, या उसे अकेला छोड़ दें, क्योंकि वो कब किस रूप में वापस आएगी नहीं पता चलता है। और वो इतने कई बार क्या होता है कि जब बहुत लंबे टाइम के बाद अटैक होता है, तो मिर्गी के जब दौरे पड़ते हैं, अटैक्स उसके होते हैं, तो बॉडी मतलब सहन नहीं कर पाती है। और वो अगर पर्सन अकेला है तो वो संभल भी नहीं पाता है, अपने आप को हार्म कर लेता है या दूसरों को हार्म कर देता है, या कहीं भी उसके लग जाए या कुछ भी हो जाए, तो इस तरह की कंडीशन रहती है। तो उसे अकेला कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके साथ कोई ना कोई हो उसकी देखभाल के लिए, कि अगर एक बार हो गया है तो इस तरीके से उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और कितनी बार ऐसा होता है कि दौरे जैसे ही पड़ने लगते हैं, मुंह से झाग आने लग जाते हैं, दांत वो टंग दांत को जोर से भींच लेते तो टंग कट जाती है, या फिर जैसे कि मुट्ठियां तेजी से भिज जाएंगी उसकी, मुंह में से झाग आने लग जाते हैं। ये सिम्टम्स होते हैं और पूरी बॉडी बुरी तरह से शेक करने लग जाती है। तो पर्सन इस कंडीशन में नहीं होता कि अपने आप को खुद संभाल सके। वो मतलब एकदम बेहोशी जैसी अवस्था तक पहुंच जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो खत्म ही तब होते हैं जब बेहोश होने के बाद फिर जब वो होश में आते हैं तो वो नॉर्मल होते हैं, और वो बेहोश हो जाते हैं। इस हद तक उसको होते हैं। और कई कई बार इतनी सिवियरिटी नहीं होती है, कम होता है। पेशेंट को भी पता रहता है कि मुझे हाँ अटैक पड़ गया है मिर्गी का। बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता एक्चुअल में कि उसकी कंडीशन क्या है और क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, और अनकॉन्शियसनेस की हालत में या दौरे की कंडीशन में उसने क्या किया। तो ये भी चीज है। और उसके हाथ पैर जो होते हैं
मेनली आप देखोगे तो नॉर्मल दौरों में क्या होता है कि उसे दौरा जैसा पड़ा, जैसे शरीर ऐंठ गया, अकड़ गया, और व्यक्ति बेहोश हो गया। इसमें झाग भी आएंगे मुंह में से, हाथ पैर भी फड़कने चालू हो जाएंगे, कोई बॉडी का पार्ट टेढ़ा भी हो सकता है उस टाइम पे, ओनली उस अटैक के टाइम पे, है ना। और मुंह में से झाग आ रहे हैं, किसी किसी को वॉमिटिंग भी हो जाती है, या फिर जिस टाइम उसके रिलैक्सेशन पीरियड स्टार्ट होता है, मतलब जब दौरा खत्म होता है, तो उस टाइम भी उसको उल्टी आ जाती है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं फिर उस कंडीशन के बाद में, और उनके टीथ एकदम विच जाते हैं ऐसे तेज से करके, और वो खोल नहीं पाते अपने मुंह को, और बोलने की तो कंडीशन उनकी होती ही नहीं है, बोल वो बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। और वो अजीब तरह का व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो खुद कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं कि वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आंखें अजीब सी कंडीशन के अंदर, पीपल थोड़ा डायलेटेड सा अंदर की तरफ धस जैसी जाती है, कि आपको जैसी नॉर्मली होती है ना, वैसे नहीं फील होगा, आपको दिख जाएगा कि बिल्कुल अलग तरीके की आईज हैं इनकी। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसे टच भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये किसी को भी एक से दूसरे को नहीं फैलती, एक मेंटल कंडीशन है कि जो किसी भी उससे जब हो जाती है एक बार तो इस तरीके के। पर उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए पेशेंट के साथ में, कि जिसको ये है उसको सपोर्ट किया जाए, उसका साथ दिया जाए, उसको मेंटली स्ट्रांग बनाया जाए, कि वो जानता है कि हाँ कहाँ किस कंडीशन में अगर कुछ हो गया तो वो किस तरीके से, अगर अकेला रह गया है तो संभाल पाए अपने आप को, या उसको इस तरीके से मेडिटेशन वगैरह उसकी लगातार मेडिकेशन उसकी चलती रहे, तो वो उन सब चीजों को, अगर अटैक होता भी है तो सीवियरिटी बहुत कम हो, ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके या जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए। और ये एक बार लग जाती है तो दोबारा कभी ठीक नहीं पड़ती है, ठीक नहीं होती है, ये अधिकतर इसका है। पर अगर बचपन में आपको पता चल जाए कि इसको दौरे पड़ रहे हैं मिर्गी के, तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। पर जब बहुत लंबा टाइम हो जाता है, काफी साल व्यतीत हो जाते हैं, या हम एडल्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद में फिर बहुत मुश्किल होता है उस मतलब मिर्गी से बाहर निकलना। और कई बार क्या होता है कि जैसे ही कोई भी शॉक लगता है, कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जो उसके लिए अनप्लीजेंट है, तो वो पेशेंट मिर्गी, उसको मिर्गी वाला अटैक पड़ने लग जाता है वापस से, और वो उसी कंडीशन के अंदर चला जाता है। किस टाइम उसका दिमाग किस तरह से बिहेव करेगा आप नहीं जान सकते। इसलिए उनको थोड़ा सा केयर की ज्यादा जरूरत होती है, कि जब तक हैं तब तक नॉर्मली सब कुछ कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस के अंदर है, उन्हें अटैक नहीं है तो, और है तो फिर उसके बाद में उनका वो देखना पड़ता है कि उनको कितनी ज्यादा केयर उनको उस टाइम पे की जाए, कि हम समझ पाए कि इसको सचमुच में केयर की नीड है। अब जिस टाइम पे दौरे पड़ रहे हैं उस टाइम पे क्या करना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये देखनी चाहिए कि जैसे ही उसको दौरा स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके मुंह में कोई भी कपड़ा का टुकड़ा टीथ के बीच में, या कोई लकड़ी का टुकड़ा, या कोई चाबी, ऐसी सॉलिड चीज कि जिससे कारण अगर उसके दांत आपस में भिज रहे हैं तो वो अपने होठ या जीभ को नहीं काट पाए, क्योंकि उसे तो पता नहीं है। तो जिस तरीके से ऐंठन स्टार्ट हुई और अकड़न स्टार्ट हुई, तो वो उससे उसके टीथ एकदम से भिड़ते जाते हैं, और इतनी तेज आपस में एक दूसरे को अंदर से ग्रैब कर लेते हैं टीथ, कि आप चाहोगे भी ना तो खोल नहीं सकते। कई लोग क्या करते हैं कि मुंह में हाथ डाल के उसके दांत ही खोलने की, ये टीथ जब वो भिज जाते हैं तो उसको खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको भी खा जाता है, इवन उन लोगों की खून आ जाता है। तो ऐसी ना करके कुछ ऐसी सॉलिड चीज कि जिससे पेशेंट भी हर्ट ना हो, उसकी भी जीभ या टीथ ना ये लिप्स वगैरह ना कटे, और वो ठीक भी रहे, उसको भी ना लगे उससे। तो इस तरीके के काम करने चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जो अगर वो उसको दौरे पड़ने लगे, तो उसको आराम से विश्राम की कंडीशन में, आराम की कंडीशन में लिटा दो, और हवा आने दो उसके पास, उसके आसपास घेरा बना के नहीं खड़े हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो वापस अगर लौटता है उस मिर्गी की कंडीशन में से और देखता है बहुत ज्यादा भीड़ अपने आसपास, तो वो फिर अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं बहुत बार, और या फिर वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हो गया। तो वो है ना जैसे असमंजस की स्थिति में चले जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्या हुआ और ऐसा हमने क्या कर दिया कि किस तरीके से चीजें कर रहे हैं। और उनके पास ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स ना हो जिस टाइम पे उनको अटैक पड़ रहा है, तो कोई स्टोन है या कोई तीखा ऑब्जेक्ट है, चाकू नाइफ वगैरह है, माचिस वगैरह है, ऐसी कोई चीज ना हो कि जिससे वो खुद को हार्म कर लें या दूसरे को हार्म कर पाए, है ना। तो इन सब चीजों से भी बचाव रखने की जरूरत है। और उसके उनके पास भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए।
और कई बार क्या होता है कि दौरा पड़ने के बाद में उल्टियां भी होती हैं, तो एक आध वॉमिटिंग हो सकती है, झाग वगैरह हो सकते हैं, तो उनका थोड़ा साफ सफाई करके उनका ध्यान रखा जाए। और जितना अर्ली कंडीशन में हमें जैसे जल्दी से जल्दी पता चलता है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। बचपन में जब पता चल जाता है तो इसका इलाज संभव है, पर बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है तो फिर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, वो लाइफ लॉन्ग ही चलती है उसके साथ में। कभी किसी बहुत गहरे शौक के कारण अगर अपने आप वो चीज ठीक हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी ऐसा नहीं सच सुनने में आया कि मिल्की इतनी इजीली आराम हो जाता है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। बीमारियां कैसे फैलती हैं, बीमारियों के फैलने के रीजन क्या हैं। तो बीमारियां ऐसे बहुत से छोटे बड़े कीड़ों के कारण, या फिर ऐसी चीजें जो हमें हमारी आईज से नहीं दिखाई देती, तो जैसे हमने पढ़ा था ना, कवक हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगाइज हैं, वायरसेस हैं, उनके कारण हमें बीमारियां फैलती हैं, है ना। तो इसके लिए तो हमने सारी चीजें पहले से पढ़ रखी हैं। बीमार व्यक्तियों के अगर मलमूत्र है उनका, तो उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, क्योंकि अगर वो खुले में रहेगा तो वो भी बीमारी का कारण बनता है, क्योंकि मक्खियां आई बैठी उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कैरियर का कार्य मक्खियां मच्छर आराम से करते हैं। या फिर कोई भी इस तरीके के कीड़े कीटाणु हैं तो कई हवा के साथ भी उड़ करके डिस्पोज हो जाते हैं, जगह जगह जाकर के जहां भी उनको सही जगह मिलती है उस जगह पे वो हो जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो चीज वहां तो उस कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो गई, पर जो उसके एग्स हैं उनके वो रह गए, और वो एग्स जब उनको सही वातावरण मिला तो वो तुरंत ही वापस से बीमारी फैलाने के कारक बन जाते हैं। गंदे पानी से भी बचाव होना चाहिए, कि पानी अगर है दूषित है तो उससे भी बीमारियां फैलती हैं। और भोजन है, बासी भोजन वगैरह है, उससे भी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आंतों में कीड़ों का होना, दस्त, पेचिस, हैजा, मियादी बुखार वगैरह। ये सारी चीजें, आंतों में अगर कीड़े हैं तो भी कई तरीके की बीमारियां फैल जाती हैं हमको। दस्त पेचिस है तो एक दूसरे को वो अगर आपने साफ सफाई नहीं रखी और वो सारी चीजें तो भी है। हैजा है, मियादी बुखार है, पीलिया, लिवर की बीमारियां, बीमार व्यक्ति को छूने से, उनके कपड़े और उनके बिस्तर पे साथ सोने से, उनकी चादर ओढ़ने से। अभी हम कहते हैं ना कि जैसे किसी को फीवर हुआ या फ्लू हुआ या जुकाम खांसी है या ऐसे हैजा वगैरह है, तो हम उनकी चीजों के कांटेक्ट में आए तो खुद अपने आप को क्लींस कर लें, सैनिटाइज कर लें, अपने कपड़े चेंज कर लें, हाथ पैर मुंह धो लें, क्योंकि उनसे जो कीटाणु आए वो अगर हमको भी हमारे भी शरीर के कांटेक्ट में आएंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम बच जाएंगे, नहीं है तो हमें भी वो चीजें हो जाएंगी। और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हो जाने के, क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे ही उनको छुआ और अगर बाय चांस नाक मुंह के संपर्क में तुरंत ले आए तो वो अधिकतर फैलने के चांसेस रहते हैं, तो उससे बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बिस्तरों में उनके साथ नहीं सोना चाहिए, बीमार व्यक्ति को इसलिए हमेशा अलग सुलाना चाहिए कि और अगर बीमार कोई व्यक्ति तो उसके पास बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी इम्यूनिटी क्या बहुत वीक होती है, थोड़े से के साथ ही वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्टेड होते ही वो बीमारियां उनमें भी आ जाती हैं। ऐसे ही बड़े बूढ़ों के साथ होता है कि अगर बड़े बूढ़े हैं तो अगर कोई घर में बीमार व्यक्ति है या दूसरे बीमार व्यक्ति हैं तो उनके पास उनको आने देने नहीं दिया जाना चाहिए, तो उनको उनसे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं लो इम्यूनिटी के कारण। चमड़ी के रोग, दाद वगैरह हैं, खुजली है, जुआ, ढील वगैरह, सुचोक, खांसी आना या छींक में भी सामने बैठे वाले को बीमारी फैल सकती है। तपेदिक, खसरा, छोटी माता, सर्दी जुकाम, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये सब क्या है, इनके कीटाणु उड़ने वाले कीटाणु होते हैं और एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलते हैं, कि कोई छींक आई या जुकाम हुआ या खांसी हुआ तो बहुत जल्दी से वो फैल जाता है, एक से दूसरे को पहुंच जाता है। एयर कंटेनमेंट होता है इसके अंदर, कि एयर के थ्रू वो ट्रेवल करता है कीटाणु, वायरसेस वगैरह, और वो हमारे को इन्फेक्टेड कर देते हैं। कुछ बीमारियां कीड़े मकोड़े और जानवरों के द्वारा भी फैलती हैं, जैसे मलेरिया है, हाथी पाँव है, पेट के कीड़े हैं, रेबीज हैं, ये एक दूसरे के थ्रू भी मतलब कुछ जानवर और उनके कीड़े मकोड़ों के द्वारा फैल जाते हैं। जैसे मलेरिया के बारे में हम जानते हैं ना कि उसके एक मच्छर से आपके पास आता है, वो कैरियर का काम करता है, इस तरीके से वो फैलता है। ऐसी बीमारियों को रोका कैसे जाए? शौचालय का इस्तेमाल करके,
तो अगर खुले में मल नहीं करेंगे, इन्फेक्शंस नहीं होंगे, बीमार व्यक्ति नहीं करेगा, या फिर वैसे भी व्यक्ति हैं अगर वो वहां जा रहे हैं तो गंदगी में अगर जाएंगे, वहीं साफ व्यक्ति गया, अच्छा व्यक्ति गया, वहीं बीमार व्यक्ति गया, और उसके मल के कीटाणु भी उड़ेंगे, मक्खियां मच्छर भी उसको ले जाने का काम करेंगे बीमारियों के, एक जगह से दूसरी जगह। और अगर शौचालय यूज करेंगे तो वो सारी चीजों से बचाव हो जाएगा। खेत में शौच के बाद मल को मिट्टी से ढक करके, अब तो खैर खेत में या खुले में कोई शौच जाता नहीं है, पर जब इस तरह की सिचुएशन होती थी तो भाई आप अगर जा रहे हैं बाहर तो मिट्टी से उसको ढक दीजिए, ताकि इन्फेक्शन का खतरा कम होता है उससे। उस पे आके कीड़े कीटाणु नहीं बैठेंगे तो होगा नहीं। मक्खी मच्छरों से दूर रह के, तो मक्खी मच्छरों के फैलने का जो टाइम है उस टाइम डीडीटी का छिड़काव किया जाए, केरोसिन वगैरह का छिड़काव किया जाता है, धुआं किया जाता है नीम के पत्ते वगैरह का, ताकि ये जो मक्खी मच्छर हैं वो मर जाएं। आसपास का हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन हो उससे, और अपने घर का एनवायरमेंट भी क्लीन हो। आसपास का घर के आसपास का एनवायरमेंट क्लीन होगा तो घर के अंदर भी मक्खी मच्छर वगैरह कम ही होंगे, और कम होंगे तो बीमारियों का कारण भी बच जाएगा। जब हम पोछा लगाते हैं तो उसके अंदर फिनाइल यूज करें, हम उसके अंदर केरोसिन वाला जो ऑयल आता है वो यूज करें। उससे मच्छर मक्खी वगैरह के जो एग्स भी होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कॉर्नर्स में अच्छी साफ सफाई रखें, घर के कोई भी ठंडे अंधेरे ऐसे एरियाज हैं तो वहां पे क्लीनिंग का ध्यान रखें। इस तरीके से हम मक्खी और मच्छरों से बच सकते हैं। सुअरों को घर के आसपास आने से रोकना भी चाहिए। तो पहले ऐसा होता था कि पहले के जमाने में देखा, बहुत टाइम पहले की, आजकल तो सुअर बस फार्म हाउसेस वगैरह पे ही देखने को मिलते हैं, ऐसे खुले में देखने के लिए तो जनरली नहीं मिलते। पर पहले कई बार ऐसा होता था, नालियां होती थी, बड़ी बड़ी नालियां होती थी, पॉन्ड्स होते थे, जो कच्चे वाले होते हैं ना वो होते थे, तो उनके आसपास या खेतों के आसपास, नालियों के आसपास सुअर घूमा करते थे, और वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते थे कि वो जिस जगह से भी निकल के जाएं उस जगह वो एक तो कीचड़ में गंदगी में पूरे सने रहते थे, उनसे पूरे उनकी गंदगी से स्मेल आ रही होती थी। और वो यही विषाभोगी जीव होता है, खराब चीजें खाता है, गंदी चीजें खाता है, मल का भक्षण करता है, तो वो हमेशा उस कैटेगरी में रखा जाता है कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे भी हमेशा लगी होती है, वो इन सब चीजों में लोट पीट करना, कीचड़ वगैरह गंदगी है उसमें हमेशा रहता है, तो उसके शरीर पे हमेशा कीटाणु रहते हैं। तो जिस तरफ से भी निकल के जाता था ना उस तरफ ही वो बीमारियों को फैला देता था। कि इस तरफ बहुत ज्यादा सुनने में भी आता था ऐसे कि उस तरफ वाले एरिया में सुअर बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, वहां पे हैजा फैल गया, या पेचिस है, या दस्त वाले कीटाणु बहुत ज्यादा हो गए, तो वो इन्फेक्शन का कारण होते थे। आजकल तो इतना नहीं है ये सारी चीजें, कहीं इक्के दुक्के देखने को भले ही गलती से मिल जाए, बाकी इस तरीके की सिचुएशन अब नहीं रही है, पर वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शस होते थे, कीटाणु को फैलाते थे। और बच्चों को तो खैर अब आजकल के जमाने में तो कोई नहीं भेजता, सुअर वगैरह नहीं रहते हैं ना बच्चे बाहर, आजकल खेल भी नहीं पाते हैं तो पॉल्यूशन वगैरह के कारण इतना। बट पहले के टाइम में ऐसा होता था, बच्चे खेल रहे हैं, सुअर वहां से निकल गए, और कई बार ऐसा होता था कि बच्चे, जब सुअर बच्चे देता है तो बहुत सारे बच्चे देता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत छोटे बच्चे होते हैं उसके, तो वो बच्चों को लेकर के हाथों में घुमा करते थे, तो वो भी एक इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण होता था कि भाई उन जैसे वो जीव हैं इन्फेक्शन फैलाने वाले, और उनको अगर बच्चे लेके घूमेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो भी बीमार हो जाए। तो उनसे भी बचाव करने के लिए कहा गया है। खाना बनाने वाले और परोसने वाले अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह धोएं, हाथ वगैरह साफ रखें। तो ये तो हमेशा से ही मैं बार बार रिपीट करती हूँ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के भी बाद हमेशा हमारे हाथ हमें साबुन से मल मल के साफ करने चाहिए। कहते हैं 1 से 2 मिनट साफ करने चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम अगर 1 से 2 मिनट तक हाथ साफ करते हैं तो कीटाणु पूरी तरह क्लींस हो जाते हैं, एकदम साफ हो जाते हैं। पहले हम लोग राख वगैरह यूज करा करते थे, तो राख एक ऐसी चीज है जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसलिए प्योरेस्ट फॉर्म होता था कि वो लकड़ी के जलने के बाद बनने वाली चीज है, एशेज हैं जो आग के अंदर जल गए, और आग में हर तरीके का कीटाणु खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, तो वो प्योरेस्ट चीज होती है। तो उससे हम जब रगड़ के हाथ साफ करते थे तो हर तरीके की गंदगी साफ हो जाती थी।
अब जो ये हमारे पास सोप्स वगैरह हैं, वो भी काफी हद तक हमारे हाथों को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। हमें उन्हें हाथों को अच्छे से धोना ना चाहिए, बच्चों को प्रॉपरली सिखाना चाहिए कि बस ऐसे ऐसे करके हाथ नहीं धो लेना, आपको हाथ धोना है तो आप अच्छे से इनको उंगलियों के फिंगर्स के बीच में होना चाहिए, आपको नेल्स भी साफ करने आने चाहिए, आपको प्रॉपरली ये पूरा पोर्शन क्लियर करना है, ये भी क्लियर करना है और ये भी क्लियर करना है। ये नहीं है कि बस आगे से कर लिया या आगे से फिंगर्स धो ली, प्रॉपरली उनको हमें क्लीनिंग सिखानी चाहिए कि किस तरीके से साफ करना चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में हैंड वॉश करते हैं, गए उसके पास थोड़ा सा पानी लिया, एक हाथ में लिया दूसरे हाथ से साफ। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। आप प्रॉपर वे में अच्छे से क्लींस कीजिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए है। आप कहाँ से आ रहे हैं, आपने किन चीजों को टच किया, किस तरीके के एनवायरनमेंट में थे, वहां पता नहीं किस तरीके के वायरस थे या वहां किस तरीके के बैक्टीरियाज थे, किस इन्फेक्शस वाला था या कैसा था, हम नहीं जानते हैं। कहीं भी बाहर से आते पहले का एक टाइम था कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर से आ रहा है तो पहले अपने शूज और स्लीपर्स जो भी वो पहन के गया है वो बाहर ही उतारेगा, वो घर के अंदर एंट्री नहीं होते थे। सेकेंडली, बाहर ही नल या हैंड पाइप या ऐसा पानी का कुछ व्यवस्था होती थी कि जहां आप हाथ पैर मुंह धो के आएंगे। थर्ड, आप फर्स्ट अपने बाथरूम के अंदर या उधर जाया करते थे और अपने जो पहन के आए हुए कपड़े हैं वो वहां उतार दिए जाते थे और घर के कपड़े पहने जाते थे कि बाहर के कपड़ों को उतार दें जो भी आप बाहर जा रहे हैं। तो उससे क्या है, हर तरीके के कीड़े कीटाणु से और हर चीज से हमारी रक्षा हो जाती थी। अब सेम चीज हमने नोटिस करी कोविड के दौरान, जब कोविड-19 आया, कोरोना वायरस, कि सबने यही कहा कि जो बाहर से चीजें आ रही हैं इनको वॉश करके खाएं, इनको इस तरह से धोना है, धूप का सेवन करना है, बाहर के आई हुई चीजें बाहर ही छोड़नी है, बाहर से अगर कहीं से आए तो कपड़े उतार देने हैं, दूसरे फ्रेश कपड़े पहनने हैं, मुंह हाथ पैर धो करके हमें अपने बाकी के लोगों से मिलना है। आजकल क्या होता है, बाहर से आ रहे हैं, शूज भी घर के अंदर आ रहे हैं, स्लीपर्स भी घर में आ रही हैं, आते ही बच्चों से हग भी कर लिया, आके आप सोफे पे बैठ गए, या बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो भी आते हैं डायरेक्ट बैठ जाते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहा कि क्लीनिंग का सिस्टम रह गया। तो जो आपका घर है ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, कोई भी बाहर से आया घर के अंदर आकर के आपके सोफे पे बैठ गया, या जहां भी हम इस तरह से इनवाइट करते हैं वो आके बैठ जाते हैं, पर वो कहाँ कहाँ टच करके आए पता नहीं, उनकी गाड़ी से आए हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए या किस चीज से आए हैं, कहाँ किस तरीके का इन्फेक्शन था उनके साथ, पता नहीं कौन सा बंदा बैठा हुआ था। तो इसलिए भी आजकल बीमारियां बढ़ गई हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसे कोई मिलने वाले भी आया करते थे तो उनके लिए भी एक पर्सन खड़ा होता था कि आप यहाँ हाथ पैर मुंह धोइए, ये घर की चप्पल है ये पहनिए फिर अंदर आइए। तो दिस इज द राइट वे। ये आज भी हमें फॉलो जहां तक हो सके करना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि कोई अगर बाहर से आ रहा है तो भाई आप अपने शूज सैंडल्स वगैरह बाहर उतार दीजिए, है ना। एक चीज, उससे एक बचाव तो हो एटलीस्ट हो जाएगा। हम एक स्प्रे रख सकते हैं अपने यहाँ पे कि भाई एंटर हो रहे हैं तो हम उनको हैंड वॉश करवा दें, हैंड वॉश नहीं तो कम से कम एटलीस्ट सैनिटाइज तो करवा दें, है ना। तो उससे क्या होगा कि हम इस तरीके की चीजों से बच जाएंगे, इन कीड़े कीटाणुओं से बच जाएंगे, जितने भी वायरस इन्फेक्शन करने वाले हैं, बैक्टीरियाज हैं, इन सब चीजों से हमारा बचाव हो जाएगा। तो वो साफ सफाई वाला जो है, बाहर से कोई भी चीज आ रही है तो हम उसे घर में लाके साफ करके शुद्ध करके 2 पानी 3 पानी से धो के यूज करें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी बहुत होते हैं और बहुत तरीके की बीमारी फैलाने वाली चीजें होती हैं। तो उनको पहला फर्स्ट वॉश नमक के पानी से कर लिया, देन उसको 2 बार वॉश नॉर्मल पानी से कर लिया, तो वो फुली क्लीन हो गया, अच्छे से साफ सुथरा हो गया, फिर उसको आप खा सकते हैं। अब हम कोई भी एक चीज लाए और उसे तुरंत ही ऐसे ही रॉ कोई फ्रूट है आपने खा लिया, पता नहीं बाहर धूल थी, मिट्टी थी, पॉल्यूशन था, बैक्टीरियाज थे, वायरस थे, क्या था हमें नहीं पता है। और क्या पता उसके ऊपर किसी भी बीमारी फैलाने वाले जीव के एग्स ही हों, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन क्रिएट कर दें। तो वो भी सारी चीजें होती है, हमें तो नहीं पता है ना। तो उसको अच्छे से वॉश करके फिर अच्छे से साफ करके सुखा के तभी हम रॉ अगर कोई चीज खा रहे हैं तो उसे खाया जाए। इन सब चीजों से बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम बहुत सारी बीमारियों को अनइंटेंशनली इनवाइट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कि हम जानते भी हैं पर फिर भी किसी लापरवाही के कारण या थोड़ी सी जल्दबाजी के चलते हम इन्फेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो उन सब चीजों से भी बचाव करना चाहिए हमें। साफ सफाई किस तरीके से रखी जाए और साफ सफाई का क्या रोल है इसके अंदर। खुद की सफाई फर्स्ट थिंग। खुद की सफाई तो बेसिक हमारा कर्तव्य ही है कि हमें ये तो करना ही है। अपने हेयर वॉश, अपने हाथ पैर, अपने शरीर, अपने कपड़े लत्ते, अपने शूज वगैरह, इन सब चीजों को अच्छे से क्लीन करना। जो चीज एक बार पहन ली है दोबारा उसको रीयूज नहीं करना
और रीयूज कर रहे हैं तो उसको वॉश कर लीजिए, या फिर अगर वो वॉश करने लायक नहीं है, धूप दिखाइए, ड्राई क्लीन कीजिए, तो एटलीस्ट वो धूप में उसके कीड़े जो भी हैं या कोई भी चीज है ऐसी जो कि हो सकती है। अब यही एक बात सोच लीजिए कि अगर आपको कहीं पे खुजली है, आपने एक कपड़ा पहने, जैसे मैंने आज ये क्लोथ पहना है और मुझे कहीं भी इंटरनल किसी भी जगह पे बॉडी पार्ट में इचिंग है, तो अगर मैं इसे जाके उतार देती हूँ और सेम थिंग को वापस पहन लेती हूँ, तो इसके अंदर वो वाले कीटाणु तो रह गए, और फिर उसे दोबारा पहनूंगी तो हो सकता है कि वो पार्ट कहीं और टच करे, मेरी बॉडी की किसी और अंग पे टच करे, और फिर वहां भी मुझे खुजली हो जाएगी। तो मैंने खुद ही क्या किया, एक प्रॉब्लम को इनविटेशन दे दिया कि भाई मेरे को अपने सिर्फ एक क्लॉथ को ना धोने के कारण, अगर इसको मैं नहीं धो सकती थी तो मैं कम से कम इतना तो कर सकती थी कि मैं उसको धूप में सुखाती, तो उसका एक तरीके से थोड़ा बहुत स्टरलाइजेशन हो जाता। पर धोना इज द बेस्ट थिंग, कि आप उसको धो के ही यूज करें अपने कपड़ों को। इसीलिए पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि एक बार सर के ऊपर से जो कपड़ा ऐसे उतर गया उसको वापस ऐसे पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कितनी सारी चीजें हमारे साथ लेके गया है, और उसको फिर आप वॉश करके ही पहने। कभी भी किसी और के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पता नहीं वो किस तरीके से रहता है, कि क्या उसकी साफ सफाई है, क्या उसका वे है अपनी लाइफ के साथ, पता नहीं किस तरीके के कीड़े कीटाणु इसके हैं, पता है उसने अच्छे से वॉश किया कि नहीं किया। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो खुजली के हैं, दाद के हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो उन कपड़ों को गर्म पानी से वॉश किया जाता है, फिर अलग से धूप जरूर लगनी उनको जरूरी है। अब आजकल क्या होता है, फ्लैट सिस्टम है, कहीं पे धूप आती है, कहीं पे धूप आती ही नहीं है, तो इस तरीके के इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। अब आप देखोगे मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो यूरिन इन्फेक्शन के आते हैं। रीजन क्या है, वो कहते हैं हम तो बहुत साफ सफाई रखते हैं, पर उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको धूप तक नहीं लगते, और वो ऐसे ही सीले से, मैले कुचले से, मतलब साफ होने के बाद भी ऐसे ऐसे ही कपड़ों को यूज कर लेते हैं जो सीलन भरे होते हैं, तो उनमें से तो कोई कीड़ा कोई खत्म ही नहीं हुआ, वो साफ ही नहीं हुए, क्योंकि आपने केवल धो ही तो दिया उसको। जो साबुन से जा सकती थी वो चीजें चली गई, पर जो धूप से मर सकेंगी वो तो मिला ही नहीं उसको, और उसके कारण उनकी इन्फेक्शन और बढ़ता जाता है, फंगाई इतना बढ़ जाता है कि फिर वो इतनी कंडीशन उनकी खराब हो जाती है कि इन्फेक्शन और जगहों तक भी उस एरिया से पास ऑन कर जाता है, बढ़ जाता है बहुत बुरी तरीके से, पेन हो जाता है उनको, उसके साथ में फीवर हो जाता है। तो इसलिए कपड़ों को धोना और अच्छे से सुखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आती है कि आप उस कपड़े को, जो आपकी स्किन से बिल्कुल टच रहता है, एकदम टच रहता है, उस कपड़े को वो सूख नहीं पा रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि वो सीला हुआ है, आप उसको हेयर ड्रायर लेके सुखा लीजिए। ये आजकल तो सर्दियां हैं, हीटर के सामने हम थोड़ा सा उसको सुखा सकते हैं, तो जो वो गर्म हवा है वो भी उन सब चीजों को मार देगी, तो वो गर्म हवा के कारण भी हम उसको स्टरलाइजेशन की तरह वो काम करेगा। गर्म जो हवा है, हमें एक अपना जो हमारी अपनी निजी साफ सफाई है उसके अंदर हमें दिनचर्या को फॉलो करना चाहिए। दिनचर्या में फॉलो करना है, हम सुबह जल्दी उठेंगे, टाइम से सोच जाएंगे, वो हमारा एक जाने का टाइम निर्धारित हो जाएगा कि सुबह इस टाइम उठते हैं और इसी टाइम। आप एक हैबिट अगर आपकी नहीं है, और अगर आप रेगुलर उसको करना चालू करेंगे, और नहीं भी अगर आप फ्रेश हो पाते हैं और डेली उस जगह उस टाइम पे जाके बैठने लग जाएंगे, तो फिर आपकी एक हैबिट हो जाएगी बॉडी के अंदर कि बस अब तो उठते ही जाना है, और आप फिर आप फ्रेश हो जाएंगे। तो वो क्या है, निजी साफ सफाई। अब आप आलस करके जैसे कि आप 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, आप उसे 1 घंटे एक्स्ट्रा, आज छुट्टी है हम पड़े रहते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि उस दिन शायद आपको भूख कम लगे, शायद आपका पेट अच्छे से साफ ना हो, शायद आपके बॉडी पार्ट में दर्द होने लग जाए किसी भी जगह पे, क्योंकि गैसेस एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं। और हम लेडीज को ज्यादा हमें बैक पेन, पेल्विक पेन, थाइज में पेन, इस तरीके के पेन्स हमें दिखाई देते हैं। तो वो रीजन क्या है, केवल एक आप फ्रेश नहीं हुए अच्छे से। तो वो भी हमारे को अपने आप का एक नियम बनाना चाहिए। मल के बाद साबुन से हाथ पैर धोना, हमारे यहाँ हमेशा से ये कहा जाता है कि आप किसी भी टाइम पे गए हैं शौचालय, तो आप उससे बाहर जब निकल रहे हैं तो हाथ पैर और मुंह धो करके कुल्ला करना आवश्यक है। तो ये साफ सफाई का एक वो है, क्या बोलते हैं, नियम है। तो इसको फॉलो करना चाहिए हमें कि हम गए हैं तो इस तरीके की चीजें हम, क्योंकि हम वहीं सांस भी ले रहे हैं, हम बैठे भी हैं, तो अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शस कीटाणु है हमारे मल के द्वारा, वो जो कि एयर के द्वारा एक्सपोज हो सकता है, तो जब हम कुल्ला कर रहे हैं तो वो उसके थ्रू उसकी चीजें बाहर निकल जाती हैं। और आपके अपने हाथ अच्छे से वॉश किए, पैर अच्छे से वॉश किए, मुंह वॉश करा, तो वो अच्छा एक माना जाता है कि हमारी बॉडी की साफ सफाई के लिए एक अच्छा नियम होता है।
दांतों की सफाई, डेली उठ करके सुबह हम दातुन कर रहे हैं। आजकल तो दातुन का नहीं है फैशन, बट जो भी है ब्रश आप पेस्ट जिससे भी करते हैं वो बढ़िया है, जरूर करना चाहिए। वैसे जो नीम की दातुन है, मिसवाक की दातुन है, जामुन की दातुन है, ये सब क्या है, हमारे टीथ्स और गम्स को स्ट्रांग बनाती हैं, जितनी भी तरह की बीमारी होती है उनको खत्म करती हैं, जो बैड ऑर्डर हमारे मुंह से निकलता है उसको भी खत्म करती हैं, मसूड़ों की होने वाली बीमारियों को खत्म करती है, मसूड़ों को मजबूत बना के गुलाबी बनाती है, तो दांत भी अच्छे टाइम तक टिके रहते हैं और इस तरह की कोई बीमारी हमें नहीं होती है। नहाना और गर्मियों में कई बार वैसे डेली हमें नहाना ही चाहिए। गर्मियों में तो हम 2 बार इसलिए नहा लेते हैं, 2 बार के भाई एक बार आप बाहर से कहीं से भी काम करके आ रहे हैं या सारे दिन भर की थकान है, जितना भी पसीना आया है एटलीस्ट वो बाहर निकल जाए और किसी तरह का इन्फेक्शन ना क्रिएट करें, क्योंकि रैशेस हो जाते हैं। कितनी बार हमने देखा है ना कि गर्मियां ज्यादा हैं और आप एक बार तो नहा ली सुबह, और जो बार बार पसीना आ रहा है, बाहर से आए हैं, पॉल्यूशन में है या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसके कारण आपकी स्किन को इरिटेट करके वो इचिंग वगैरह क्रिएट कर देता है, रैशेस क्रिएट कर देता है। तो नहाना और साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंगे पांव नहीं चलना, क्योंकि कहाँ पे क्या चीज है आपको नहीं पता है। खाने के बाद अच्छी तरह से दांतों की सफाई करना, ये भी एक नियम है। ये इसलिए है कि आपने कुछ भी खाया, मीठा, नमकीन, जो भी उसका कलर है, सारी चीजें, तो वो आपके एनिमल को हर्ट नहीं कर रहा, और वो अंदर जाके अगर कहीं भी फंसा आपके दांत के अंदर रह गया तो वो कैविटीज वगैरह क्रिएट कर सकता है, और फिर देखने में भी गंदा लगता है और स्मेल भी क्रिएट करता है, हमारे माउथ ऑर्डर भी उससे क्रिएट होता है। तो उससे बचाव के लिए हमें खाना खाने के बाद भी 3 कुल्ला वाला वो रखते हैं कि अच्छे से मुंह में डाला, बाहर। और सुबह के टाइम दांतों की सफाई के लिए ऑयल पुलिंग भी पहले तो बहुत ज्यादा फेमस होता था, सब लोग करते ही थे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल है, प्योरेस्ट फॉर्म वाला कोकोनट ऑयल, उसको लेकर के मुंह के अंदर भर के 5-7 मिनट या जितनी देर आप मुंह के अंदर रख सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, चारों तरफ प्रेशर उसको दे करके हम जब थूक देते हैं, और वो बहुत ज्यादा कई बीमारियों के अंदर वो फायदा करता है। गम्स को मजबूत बनाता है, पाइडिया को खत्म करता है, कैविटीज को खत्म करता है। और जैसे कि ये होता है ना कि हमारे एनिमल्स खराब हो जाते हैं और दांत किसी किसी देखे ऐसे, किसी का यहाँ से टूट गया थोड़ा सा, किसी का कहीं से टूट गया, तो वो वाली कंडीशन भी नहीं आती है उससे। और आपकी जो सांसों की बदबू है उसको खत्म करता है, आपके नींद को अच्छा करता है, वो कई सारी चीजों के अंदर मतलब बहुत ज्यादा ऑयल पुलिंग फायदा करती है। हेयर फॉल के अंदर भी ऑयल पुलिंग का अच्छा काम है, हेयर फॉल पे भी काम करता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं दांतों की सफाई के लिए। घर की साफ सफाई भी रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके बारे में तो मैं बार बार समझाती हूँ कि घर की साफ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए, फिनाइल्स वगैरह यूज करना चाहिए। पर जो आजकल बहुत ज्यादा तरीके के खुशबूदार ऑर्डर वाले ये सारी जो चीजें आ रही ना, ये नहीं यूज करनी चाहिए। इसका साइड इफेक्ट भी है कि इनमें पता नहीं क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, तो वो केमिकल भी आप बिना मतलब में अपने बच्चे को इनहेल करने के लिए दे रहे हो, तो घर के अंदर ही एक पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो वो भी हार्मफुल है। अगर हम नमक डाल के पोछा लगा रहे हैं, सोप डाल के पोछा लगा रहे हैं, केरोसिन ऑयल डाल के पोछा लगा रहे हैं, तो वो तो बेनिफिशियल है। बट अगर आप ये हम आजकल लाइजॉल, डोमेक्स, ये वो इतनी तरीके की चीजें आ गई हैं, ये वाला फिनाइल, ये वाला ब्रांड फिनाइल, वो वाला ब्रांड फिनाइल, अब कितनी तेज स्मेल होती है कुछ घंटों के लिए उससे घर के अंदर, और वो सारे में होती है। सेकंड थिंग आप नोटिस करना कि ये लाइजॉल वगैरह के अंदर जो आपका पोछा पड़ा होता है, वो पोछा कभी भी आपको गंदा नहीं मिलेगा, वो एकदम व्हाइट मिलेगा, साफ एकदम। क्यों? उसमें से केमिकल्स होते हैं। जो चीज एक चीज को साफ करने में काम हो रही है, तो वो जब सफाई कर लोगे तो वो गंदी होनी चाहिए ना, वो साफ कैसे है? तो वो इतना हार्मफुल है ना, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं, तो वो उड़ते हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स अपने घर के एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ रहे हैं, तो वो भी एक नुकसानदायक चीज है ना। तो कभी कभी लगाना इज एन अदर थिंग, पर डेली बेसिस पे हम उससे पोछा लगाना बेकार है। उससे बहुत फार बेटर है कि आप सोप डाल के या नमक डाल के पोछा लगाइए, वो आपके घर को क्लिंस करता है हर तरीके से। नमक का पोछा तो हम अपने हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नेगेटिविटी को भी दूर रखता है, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करता है। हमारे घर की बहुत सारी चीजें से जितने भी ये मच्छर, मक्खी, कीड़े, कीटाणु, नमक में कोई नहीं आता। आपने देखा है कभी नमक सड़ा है क्या आज तक? नहीं ना, ना नमक किसी चीज को सड़ने देता है। आप एक
पहले आज पड़ता है वो वाला अचार की नहीं मालूम नहीं मुझे, पर पहले के हमारी दादी नानी बनाती थी। एक मिट्टी की हड़िया मीन्स एक मटके के अंदर साबुत नमक डाल के कुछ नींबू डाल के साबुत रख देती थी, और वो उसको डेली उसको हिलाया करती थी धूप में रख के। कुछ दिनों के बाद में क्या देखती थी कि उसका कलर चेंज हो गया, थोड़े वो पिचक गए हैं, और वो खराब नहीं होते थे, उसमें तो खुशबू आ रही है। और फिर उसको बाद में वो देती थी कि ये खाओ, पेट में दर्द है तो वो खा लो, उससे ठीक हो जाएगा। रियली में वो जैसे मिरेकल के जैसे काम करते थे, क्योंकि उसमें एक दो तरह का उन्होंने नमक डाल दिया, साबुत खड़ा वाला नमक आता था, व्हाइट वाला डली वाला नमक वो डाल दिया, ब्लैक डली वाला नमक वो डाल दिया, कुछ उन्होंने उसके अंदर अजवाइन के दाने डाल दिए, फिर उसको हिला हिला के धूप में रख के बनाया। कभी सड़ा ही नहीं वो। आप उसको 10 साल भी रखोगे तो वो ऐसे ही रहता था। जब मेरी दादी की डेथ हुई, उससे उन्होंने 1-2 साल पहले वो वाला अचार बनाया था, और आज मेरी दादी को 15 ईयर्स अबव हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत सारा बनाती थी, इतना इतना सारा। आज भी उसके कुछ पीसेस मेरे पास आज भी रखे हुए हैं, वो आज भी खराब नहीं हुए। मतलब उसको जब ज्यादा टाइम लग जाता है तो उसके ऊपर से नमक नमक व्हाइट व्हाइट नमक उसके ऊपर आने लग जाता है। तो आप उसको देखो और उसको टच करके जब हम टेस्ट करके देखते हैं, वो नमक ही होता है, कुछ और नहीं होता है। नो फंगी, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। मतलब खराब होने का चांस ही नहीं है। तो कितनी बड़ी हमारे पास प्रिजर्वेशन का काम हमारी दादी नानी जानती थी, जो हम तो उनको सोचते भी नहीं है कि ये कुछ फायदे की भी चीज है। वो कितना, क्योंकि नींबू एक ऐसी चीज है जो गर्मियों में बहुत कम मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, और आपके लिए पेट के लिए वरदान है। वो हमें कहती थी कि आपने खाना खाया, अब ये आधा नींबू खा लेना बेटा, पेट में दर्द होगा। और मैं तो नहीं जानती कि कभी मेरे पेट में दर्द होता था, कभी नहीं। अपच है या गैस है या एसिडिटी है, हम तो समझते भी नहीं थे कि ऐसी भी कोई चीजें होती हैं क्या, क्योंकि हम उनके नुस्खों को, उनकी चीजों को यूज करा करते थे। मतलब हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारी जो बुजुर्ग औरतें थी, वो अपने घर में ही जो किचन है ना उनका, रसोई मसाला उनका जो मसालदान हम बोलते हैं या मसालदानी हम बोलते हैं, वो एक मिराकल, एक पिटारा होती थी उनके लिए। जुकाम हो गया है, हल्दी दे दो, जायफल दे दो, काली मिर्ची दे दो, दालचीनी दे दो इसको, ये चीज घिस के दे दो, हरड़ दे दो इसको। तो वो उसी चीजों से उनका इलाज कर लेती थी। बच्चे के पेट में कीड़ा हो गया है, इसको सुबह सुबह हमको हींग देना है। हाँ बेटा, कुछ भी नहीं खाना है तुमको, हींग खाना है। उनके तरीके होते थे कि रात को एक गुड़ की डली खा के बच्चे को सोना है, सुबह उठ के सबसे पहले हींग खाना है। फिर उसके बाद वो खाना खाएगा तो वो टमाटर खाएगा, कच्चा टमाटर, नमक और उसके अंदर मिर्ची डाल के, काली मिर्ची डाल के। वो खाने के साथ में छाछ पिएगा, खट्टी नमक डाल करके। तो वो कीड़े अपने आप ही निकल जाते थे, जो एंटेस्टाइन में हमारे कीड़े हो जाते हैं। तो हम तो उन रिचुअल्स को फॉलो ही नहीं करते आजकल, हम तो जानते ही नहीं है। इवन हम हींग भी यूज करना नहीं जानते। हींग की स्मेल है या हींग कड़वाहट है, हमें पता ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में आप यूज करोगे तो कितना अच्छा उसका असर रहेगा। पर आज मैं उनकी सब सारी चीजों को रिकॉल करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कितना भाई वो नेचुरोपैथी को यूज करते थे अपने लाइफ के अंदर। जब सर्दियों का टाइम आता था तो वो हमेशा कांजी बना रही होती थी। गाजर और चुकंदर को काट के पानी, कांजी का वाटर बनाया जाता था। वो चिकने वाले घड़े मटके आया करते थे, उसके अंदर डाल के बनाया करती थी। 3-4-5 दिन के अंदर वो प्रिपेयर हो जाता था, और फिर वो डेली बेसिस पे हमको दिया करती थी, थोड़ा सा 30 ml की मात्रा के अंदर। आधा कप पीना है बेटा खाना खाने के बाद में दोपहर को। रात को शाम को कभी नहीं देती थी, दोपहर के टाइम, कि रात को शाम को पियोगे तो गला खराब हो जाएगा। मतलब उनको पता है कि इसकी तासीर क्या है, इसके अंदर चीजें क्या है। वो बोलती थी कि जैसा इसका लाल कलर है वैसा तुम्हारा रंग हो जाएगा। तुम अपने जो हमारे अंदर, वो बोलते कभी भी खून की कमी नहीं होगी, कभी भी अपच नहीं होगी, विटामिन बी की डेफिशिएंसीज ही नहीं होती थी। आपने कभी सुना है पहले कभी होती थी विटामिन की डेफिशिएंसी? नहीं होती थी, हमें नहीं होती थी कभी भी। अभी अब होने लगी हैं चीजें, क्योंकि ना तो हम धूप में जाते हैं, ना हम धूप वाली चीजों को यूज करते हैं। पहले तो नहाने का पानी धूप में रखा हुआ है, बच्चे 1-2 घंटे 3 घंटे 11 बजे तक धूप में खूब अच्छा पानी गर्म हो जाएगा लोहे की बाल्टियों में, फिर बच्चे उनसे नहाएंगे। आजकल तो हम हर चीज अननेचुरल यूज कर रहे हैं। अब वो सूर्य तप्त जल इतना फायदेमंद है, जब आप हाइड्रोथेरेपी पढ़ोगे ना तो आप समझोगे कि वो नहलाना क्या था। मैं आज उसको फील कर सकती हूँ कि उस पानी से नहाना मीन्स आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म। कहां से बीमारी आ जाएगी? आपकी तो बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि हम सूर्य तप्त जल 30-30 ml, 15-15 ml 3 बार की मात्रा में पीने के लिए दे रहे हैं। उसको कहीं दर्द है तो कौन सी वाली कलर की बोतल के अंदर रख के उसे लगाने के लिए दे रहे हैं। मतलब हम दवाई की तरह उसको यूज कर रहे हैं, वो चीज वो नेचुरली ही यूज करते थे।
तो किस तरीके से वो नेचुरोपैथ को फॉलो करते थे, किस तरीके से वो आयुर्वेद को फॉलो करते थे, क्योंकि ये जो सारी हर्ब्स हैं ये क्या जड़ी बूटियां ही तो है, और जड़ी बूटियां क्या है, आयुर्वेदा है अपना, हमारी नेचुरोपैथी है, मिट्टी है हमारी, ये सारी चीजें क्या है, यही तो चीजें हैं। वो अगर कुछ परेशानी हो गई, कहीं कट गया लग गया, तो मिट्टी डाल दो इसके ऊपर, तो वो नॉर्मल मिट्टी डाल देते थे, राख डाल देते थे, वो कभी भी नहीं पकता था। कभी नहीं देखा हमने कि इस तरीके से अगर ऐसा कुछ हुआ हो। पर आजकल तो इतना सा अगर कट हो गया, कहीं एक सुई अगर आपकी चुभ गई, आपने नहीं लगाया एटीएस का इंजेक्शन, तो पता नहीं क्या हो जाएगा कल को, नहीं मालूम है आपको। ना तो हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है, ना हमने वो चीजें फॉलो अप करें कि आज हम उन चीजों को मान रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब हल्दी है, आपका ऑयल है, घी है, कौन सा तेल है, किस प्रकार से खाना है, किस चीज में। आपने अगर देखा हो, हमारी जो पीढ़ी, हमारी जो पहले वाली पीढ़ियां थी, हमारी दादी नानी पर नानी वगैरह थी, वो सरसों के तेल में अचार पड़ना चाहिए, इस वाले तेल में ये चीज बननी चाहिए। अगर आप क्या बोलते हैं, अरवी छौंक रहे हो, तो वो इसके अंदर जीरे में नहीं छुकेगी, वो अजवाइन के अंदर छुकेगी। इस वाली चीज में आपको उसका तड़का लगाना है, लहसुन का तड़का लगाना है। ये वाली चीज है तो उसका छौंक हम जीरे से लगाएंगे। ये वाली चीज है तो इसमें कसूरी मेथी पड़ेगी। ये वाली चीज है तो इसके अंदर मेथी का छौंक लगाना है हमको। तो वो कितना उन्होंने डिवाइड कर रखा था कि ये चीज बाय की है, ये चीज बादी की है, ये चीज ऐसी है तो ये चीज रात को नहीं खाई जाएगी, ये चीज दिन में खाई जाएगी। सर्दियों के टाइम में हमको वो बथुए का रायता बना के देती थी। आज अगर आप गूगल पे जाके प्रिंट करोगे और देखोगे बथुए के फायदे, तो बथुआ एक ऐसा हर्ब है जो अगर आपने सर्दी के ने 1-2 महीने में खा लिया, आटे में डाल के, रायता बना के, पराठा बना के, कुछ भी बना के, तो वो आपकी बॉडी को इतना विटामिन बी वगैरह देता है, इतनी सारी चीजों, आपके पेट वगैरह की चीजों को खत्म कर देता है, जो प्रॉब्लम्स हैं, कि आप सोच भी नहीं सकते उसको। पर हम नेचुरली उन नेचुरल बेस पे जाते ही नहीं है, हम उन सब चीजों को यूज ही नहीं करते। किसी के आंख की कोई परेशानी होती थी, आंखों की रोशनी कमजोर होती थी, उनको क्या करते थे, गाय का देसी घी लेते थे, उसके अंदर बताशा और बतासा या कच्ची खांड लेते थे, और उसमें वो काली मिर्ची डाल के या दखनी मिर्ची डाल के, ये बेटा सुबह सुबह खाना है तुमको। सौंफ बादाम मिश्री दे दी जाती थी, और ये बेटा खाना है। चश्मे लगते देखे थे क्या कभी आपने किसी को? आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, है ना। तो हम वो चीजें फॉलो ही नहीं कर रहे। सुबह उठ के हम जब मुंह धोते थे, हमें सिखाया जाता था कि आपको आई वॉश करना है। अब आप नेचुरोपैथी पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ोगे कि आई वॉश का कितना फायदा है, किस किस तरीके से क्या है। तो हाँ, बच्चे वगैरह खेल के आते थे, कुछ उनके आंख में गिर जाता था, कुछ होता, तो सीधे वो क्या कहती थी, छोटी वाली कटोरी लेके आओ, उसमें पानी भर के लाओ, अपनी आंख को उसके अंदर खोलो, गोल गोल घुमाओ। अब आप नेचुरोपैथी में उसको देखना कि कितनी बड़ा हमारी आंखों की बीमारियों से बचाने का कारक है, किस तरीके से आप अपनी आंखें ठीक रख सकते हो। और आजकल क्या है, हाइपो टीयर्स डालने पड़ते हैं। एक आती है बॉटल, आती है बड़ी महंगी सी, 200-250 रुपए की, और वो आंख में आई ड्रॉप डाली जाती है कि हम स्क्रीनिंग के सामने ज्यादा रहते हैं, या हमारे आंखों के अंदर का पानी खत्म हो गया तो हम हाइपो टीयर्स यूज कर रहे हैं। बट अगर आप डेली खुद ही अपने आई वॉश कर लेंगे, और कटोरी के अंदर पानी लेकर उसको आंखों को चला रहे हैं, ऐसी चीजों को यूज कर रहे हैं कि अंदर की लुब्रिकेशन को बनाए रखना, तो आपको क्यों हाइपो टीयर्स डालना पड़ेगा भाई। और हम उन चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं। नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा ये हमारे नॉर्मल जिंदगी में बहुत पुराने से चला आ रहा है, हम इनको चीजों को यूज नहीं कर रहे एक्चुअली, बस केवल। तो बस हमें क्या करना है, उन सब चीजों को फॉलो करना है, अपनी लाइफ के अंदर लाना है, और हमेशा उसी तरीके से चलना है, ठीक है। अब ये सुअरों वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। घर की साफ सफाई है, वो मैंने आपको बताई दी किस तरह से करना है। यदि घर में या आसपास में कोई बड़े पशु वगैरह कुछ मृत पड़े, तो हमें जब तक ऐसा ना हो कि एमसीडी वाले आ रहे हैं, क्योंकि आजकल तो कॉल करो, एमसीडी वगैरह वाले आते हैं, ले जाते हैं उठा करके, कोई भी जानवर मर गया है, गाय है या कुत्ते हैं, बस ऐसे ही कुछ होते हैं छोटे मोटे, तो उनका निदान कर दिया जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डलवा दी जाए, ताकि उसकी स्मेल और उससे उड़ने वाले कीटाणु से हमारा बचाव हो जाए, तो बीमारियां ना फैलें। कपड़ों और बिस्तरों को हमेशा बराबर धूप दिखाते रहे। धूप का मैंने रीजन आपको समझा दिया कि वो कितना ज्यादा फैक्टर क्या है, उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसका, हमारे जो कीटाणुओं के नाशक के अंदर धूप का। बिस्तरों को भी हमेशा धूप दिखाते रहना चाहिए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले रजाइयों गद्दों को छत पे ले जाकर धूप लगाई जाती थी कि अच्छे से पूरे दिन धूप में रखा जाए। तो धूप उनको लगानी बहुत जरूरी है इन कीटाणुओं से हटाने के लिए। जमीन पे ना थूके, थूक से भी बीमारी फैलती है। अब आपको पता ही है कि टीबी वगैरह की जो बीमारी है, सांस वगैरह की है, खांसी वगैरह है, इस तरह से रिलेटेड कोई भी बीमारी है जो
एक दूसरे से फैलती है, तो वो अगर कहीं भी अगर स्प्लिट करेंगे तो वो फैलेगा ही फैलेगा। तो वो सब नहीं करना चाहिए। घर में रोजाना साफ सफाई होनी जरूरी है। कच्चे घरों को गोबर और चिकनी मिट्टी से बराबर लीपते रहना चाहिए। वो सबसे ज्यादा साफ सफाई उसी से होती थी पहले के जमाने में। तो आज भी वो एरियाज ज्यादा क्लीन और साफ माने जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो हम कोई पूजा वगैरह कराते हैं तो भी वो पंडित जी आके पहले कहते हैं कि यहाँ पे गोबर से लीपना है या मिट्टी से लीपना है, फिर साफ, तब ये जाकर शुद्ध होगा और हम इस पे साफ सफाई, हम इस पे पूजा प्रारंभ करेंगे। दिवाली वगैरह की पूजा में भी हम पहले नीचे अच्छे से लीप के साफ करके और उसकी फिर पूजा वगैरह करते हैं। जबकि हमारे पक्के घर हैं फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि उसको शुद्ध ज्यादा माना जाता है। शुद्ध इन द वे पवित्र और शुद्ध सफाई से भी उसका मीनिंग आता है हमारा, कि वो इतना साफ होना चाहिए कि उसमें उस तरीके से काम किया जा सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खाने पीने की सफाई वगैरह के बारे में। तो आज का टाइम तो ओवर हुआ जा रहा है। कुछ पूछना है तो पूछ लो, 2 ही मिनट रह गए हैं वैसे बस। आज से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा ही डीप में चले गए। कुछ है क्वेश्चन वगैरह? मैम, जो आपने दांतों की सफाई के लिए बताया था वो कौन सा है? क्या ऑयल पुलिंग वाला? हाँ जी। हाँ, वो कोकोनट ऑयल यूज करते हैं अपन उसके लिए ना। तो आंखों की रोशनी में भी काम करता है, हेयर फॉल में भी काम करता है ऑयल पुलिंग। तो कोकोनट ऑयल कौन सा, मतलब जो रेगुलर यूज करने वाला या कोई नहीं, दूसरा? वो इडेबल आता है, खाने वाला कोकोनट ऑयल अलग आता है। अच्छा। जो हाँ, वो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बोलते हैं उसको, कोल्ड प्रेस भी बोलते हैं। तो जो लकड़ी की मशीन से नहीं निकाला जाता है पीस करके, वो वाला मिल जाए तो बेस्ट है। वर्जिन भी बोल देते हैं उसको। ऑनलाइन मिल जाता है, पर ऑनलाइन पे तो मुझे कम ही विश्वास रहता है। कहीं कोई ऐसा हो जो आसपास में आपके तेल वेल निकालने की जगह होती है ना, जहाँ पे, वहां पे अगर गोला वगैरह देके भी निकलवा सकते हैं आप, वो मिल जाता है हमको इजीली। कई जगहों पे ऐसे मिलते भी हैं बने हुए। तो वो भरवा के 1 लीटर रखवा लीजिए। तो वो 2 ही चम्मच चाहिए होता है बस, केवल 10 ml 15 ml के करीब। जितना, क्योंकि क्या होता है अगर ज्यादा मुंह में भर लेते हैं तो फिर वो वॉमिटिंग आती है उससे। थोड़ी जगह होनी चाहिए, इधर से इधर हमने फेंक दिया, इधर से इधर, मतलब इस तरीके से चलना चाहिए। तो इधर से इधर पुल होगा तो वो इजीली हमारे अंदर की सारी सफाई कर देता है। सब कैविटीज वगैरह पे बहुत अच्छा काम करता है। और वो बहुत सारी चीजों में अच्छा है, उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं ऑयल पुलिंग करेंगे तो। पहले तो हमेशा हुआ करता था, लोग बाग इसे नित्य कर्म के अंदर शामिल रखा गया। तो आप पढ़ोगे आगे इसके अंदर ना, हम पढ़ेंगे कि ऑयल पुलिंग किस तरह से की जाती है और क्या क्या काम है उसके, अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, 6 बज गए हैं। थैंक यू मैम। और वेलकम। शांति पाठ करा दीजिए सारिका जी। लंबा आज हमने खींच लिया। अच्छा लगा ना। वो थोड़ी सी बातें आ जाती हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अगर हम डिस्क्राइब कर दें तो यहीं की यहीं चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि हम आजकल पता ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीजें ना दकियानूसी हैं या पुराने जमाने के लोग। नहीं, आप जब देखोगे ना, एक एक चीज साइंटिफिकली फिट बैठती है। क्योंकि मैं तो एक उन इंसानों में से हूँ कि जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलता मैं उस चीज को मानती नहीं हूँ। पर मैंने इन सब चीजों को देखा, फॉलो करा, उन सब चीजों को जाना ना जब अच्छे से, तो आज मैं उन चीजों को जब देखती हूँ कि मेरी दादी ऐसे बोलती थी, मेरी नानी ऐसे बोलती थी, वो इस चीज को ऐसे बनाती थी, तो उसका मीनिंग क्या था, तो सचमुच में मुझे पता पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा कितना उनकी विचार उनके साइंटिफिक थे। और उनको पुराने से पुराने, मतलब उनकी दादी कुछ और बता रही है, क्योंकि पहले कहाँ वैद होते थे और कहाँ हम जाते थे आज से। ऐसा कुछ नहीं होता था, घर के घर में ही ठीक कर लिया जाता था और ना बड़ी बीमारियां हुआ करती थी, क्योंकि उनका आचार विचार, रहन सहन, खान पीन सब इस तरीके का था। इसलिए तो थोड़ा सा मैंने आज डिस्क्राइब कर दिया उसके बारे में। चलिए प्रार्थना करवाइए। गर्दन सीधी करके बैठी है। नमस्कार मुद्राएं। शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी को प्रणाम। आज टाइम ओवर हो गया, मिलते हैं हम वापस टाइम से। ठीक है, सब पढ़ के आइएगा।